हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन कम निकले, है ना। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन कम निकले। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे औरंगजेब की मृत्यु और मुगलों का पतन। मुगलों के औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। वहीं से मुगलों के पतन का प्रारंभ होता है। आप ये देखेंगे कि औरंगजेब का जो शासनकाल है 1658 ईस्वी से 1707, लगभग 49 वर्ष इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, कितना? 49 वर्ष। इस बीच में जो ये 1658 में जो शासक बनता है तो सामूगढ़ का एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध होता है। सामूगढ़ का युद्ध में किसके किसके बीच में होता है? दो लोगों के बीच में। एक तरफ दारा सिकोह अकेले था और दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद। औरंगजेब मुराद जीत जाते हैं, दारा सिकोह हार जाता है। इस प्रकार से यह 1658 ईस्वी में दिल्ली के शासन पे आसीन हो जाता है मुगल बादशाह के रूप में। ठीक है, फिर एक जो इम्पोर्टेंट बात है वह बताना बहुत जरूरी है कि 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके पहले जहांगीर के शासनकाल में 4 ऐसे यूरोपीय आए थे जिनका नाम बहुत जरूरी है याद रखें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत आता रहता है। ठीक है, तो हम लोग, मैं बार बार इसलिए इधर आ रहा हूं क्योंकि कैमरा जो है ऑफ हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कैमरा शायद ऑन ऑफ ना हो जाए। तो वो कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आए थे? तो इसी क्रम में आप याद रखेंगे, क्योंकि इसी क्रम में हमने बताया है। क्रम से देखेंगे तो विलियम हॉकिंस जो था पहला अंग्रेज था जिसने जो आया था जहांगीर के दरबार में। दूसरा कौन था? टॉमस रो। तीसरा था विलियम फिंच, विलियम फिंच। और चौथा कौन था? एडवर्ड टेरी, एडवर्ड टेरी। तो देखेंगे विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी, ये 4 ऐसे प्रमुख व्यक्ति थे जो जहांगीर के दरबार में क्रम से आए हुए थे। ठीक है, तो उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या होता है? 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बेटों के बीच में, उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उत्तराधिकार युद्ध का मतलब क्या हुआ? 3 उसके बेटे थे। एक का नाम था मोहम्मद आजम, दूसरा का नाम था मोहम्मद मुअज्जम, तीसरे का नाम था मोहम्मद काम बख्श। अब यहां पे ये है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में अब ऐसे बना लो तो फिर मजा आ जाएगा, थोड़ा समझने में आसानी होगी। अब ये दक्षिण भारत ये हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, ये हो गया अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पे औरंगजेब था। तो 1707 ईस्वी में ये भाई साहब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब ये जो है गोलकुंडा में मोहम्मद आजम, मोहम्मद मुअज्जम, सॉरी, बीजापुर में कौन है? मोहम्मद मुअज्जम, सॉरी, मोहम्मद आजम। बीजापुर में कौन है? आजम है। कौन है? आजम। बीजापुर से जब ये खबर बीजापुर में इसको मिलती है, किसको? आजम खां को। आजम खां जो है निकलता है बीजापुर से अहमदनगर आता है। अहमदनगर में आता है तो सबसे पहले क्या करता है? अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। फिर अमीर उमराव से मिलता है और उनके समक्ष अपनी बात रखता है। कहता है कि मैं शासक बनने योग्य हूं, मैं सबसे तो, और बहुत वो सारे अमीर और उमरा ने उसका जो है सहयोग भी किया। और जो उसका वजीर था औरंगजेब का, उसका नाम था असद खां, है ना, असद शाह, असद खान।
असद खान जो सबसे मतलब बुजुर्ग भी था और उसका वजीर था। एक बार इसके बारे में वजीर असद खान के बारे में औरंगजेब ने कहा था कि असद खान जैसा न कोई वजीर हुआ है और न कोई वजीर होगा। इतना इस पे विश्वास है, इतना योग्य से। इसका भी, असद खान का भी मोहम्मद आजम को सपोर्ट मिल गया। तो दक्षिण भारत से ये कहाँ पहुंच जाता है, मतलब ये अहमदनगर पहुंचता है और वहां पे अंतिम संस्कार करता है। उसके बाद अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। कौन? मोहम्मद आजम। कहाँ घोषित कर देता है? अहमदनगर में। उसके बाद यही खबर जो है मोहम्मद आजम यानी बहादुर शाह प्रथम, अभी बहादुर शाह प्रथम को साइड में रखें। आप सिर्फ इतना समझें कि मोहम्मद मुअज्जम भी उत्तर भारत से वो कहाँ आता है, वो आता है आगरा के लिए निकलता है। आगरा के पास वो चलता है, जब आगरा के पास कहाँ रहता है वो, काबुल से चलता है वो, काबुल से, है ना। काबुल का सूबेदार था मोहम्मद मुअज्जम का। कहाँ का सूबेदार था उस समय? काबुल का। काबुल से वो चलता है कहाँ? आगरा के लिए निकलता है। आगरा में आने से पूर्व एक जगह है पुल ए शाहदौला। पुल ए शाहदौला दिल्ली के करीब में पड़ता है ये। तो दिल्ली के करीब में पड़ता है। 1 जून 1707 ईस्वी में, 1 जून 1707 ईस्वी में ये पुल ए शाहदौला में पहुंचता है। वहां पे उसने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। कौन? मोहम्मद मुअज्जम अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। उसके बाद आगरा आता है। आगरा आता है, कहाँ आता है वो? आगरा आता है। आगरा से, आगरा में जो है, अब एक आगरा में जो है 12 जून 1707 ईस्वी को आगरा से लगभग 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की दूरी पे, 60 किलोमीटर की दूरी दक्षिण में सामूगढ़ के करीब जजाऊ नामक एक स्थान है, जहां पर युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? मोहम्मद आजम और मोहम्मद मुअज्जम के मध्य। इस युद्ध में अब एक चीज समझना है, जब अहमदनगर में अब यहां पे है आगरा। आगरा अब ये अहमदनगर से आता है आगरा, और ये आता है काबुल से, पेशावर, है ना, यहां से आता है। काबुल में एक जगह है जमरूद। पेशावर, काबुल पेशावर के पास में एक जगह है जमरूद। जमरूद में तब उस समय ये था कौन? मोहम्मद मुअज्जम। जमरूद में जब ऐसे खबर मिलती है तो जमरूद से निकलता है, वो आता है पुल शाह दौला नामक जगह पे, दिल्ली के करीब में है। वहीं पे इसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। और उसके बाद ये आगरा, यहां से मतलब पुल शाह दौला से कहा निकलता है? आगरा के लिए। आगरा के लिए निकलता है। आगरा में मुअज्जम आता है, मुअज्जम और आजम भी चलता है आगरा में ही। ये दोनों आगरा में आते हैं। और आगरा में 60 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है जजायू, सामूगढ़ के पास। सामूगढ़ में बार बार क्यों बोल रहा हूं? सामूगढ़ के युद्ध से औरंगजेब शुरुआत किया था अपने यात्रा का, अपने शासन की यात्रा का शुरुआत किया था। और उसी सामूगढ़ के करीब में उसके बेटे आपस में लड़ रहे हैं। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, इसलिए समझदारी से अपने जीवन की शुरुआत करें। जो भी कुछ करें बड़े समझदारी के साथ। अगर आप गलत करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी कुछ इसी रास्ते पे चलेंगी। हालांकि गलत सही का मैं नहीं होता हूं कि गलत क्या है सही क्या है। आप अपने विवेक के हिसाब से उसका लाभ और हानि को देखते हुए गलत और सही का फैसला लें। खैर, अब अहमदनगर से चलता है मोहम्मद आजम और पेशावर से चलता है मोहम्मद मुअज्जम। आगरा के करीब में सामूर से 60 किलोमीटर दक्षिण में जजायू नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध होता है। और उस युद्ध में मुअज्जम जीत जाता है, आजम हार जाता है और मुअज्जम आजम की हत्या कर देता है। इस हत्या के बाद वह 12 जून 1707 ईस्वी को दिल्ली के लिए निकल चलता है। किसके लिए निकल चलता है? दिल्ली के लिए। दिल्ली में उसने अपने शासनकाल को, अपने आप को शासक घोषित कर दिया। और उस शासन के दौरान 2 साल तक वो लगभग शासन करता रहता है।
शासन करता रहता है, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया उसने 1707 ईस्वी, मतलब 12 जून 1707 ईस्वी को दिल्ली में जाकर वो अपने आप को शासक घोषित कर देता है। 2 साल शासन करने के पश्चात यानी 1709 ईस्वी में वह वापस से दिल्ली से बीजापुर जाता है। कहा जाता है? बीजापुर। बीजापुर क्यों जाता है? बीजापुर में मोहम्मद कामबख्श है। कामबख्श क्या कर रहा है? वहां का सूबेदार है। अब इसको लगा था बहादुर शाह को, चलो ठीक है, कामबख्श आजम को तो हमने निपटा दिया, बदतमीजी कर रहा था, अब जो है अपना ही तो भाई है कामबख्श, कामबख्श को काम करने दो। लेकिन कामबख्श भी कमबख्त, सत्ता ऐसी चीज ही है कि सत्ता के वशीभूत आदमी थोड़े में संतोष नहीं कर पाता और युद्ध के क्षेत्र में उसकी महत्वाकांक्षा उसे ले जाती है। उस महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर वह हैदराबाद और गुलबर्गा को जीत लिया। जीत लेने के पश्चात वह अपने साम्राज्य को और विस्तार करने लगा और वह दिल्ली की तरफ, ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार, कहते हैं कि वह दिल्ली की तरफ की बारे में भी सोच रहा था कि हम यहाँ से जीत ही लिए हैं और यह 65 वर्षीय पेंशन लेने वाला व्यक्ति आज शासक बैठा है, तो वह यह भी कामबख्श को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह दिल्ली की तैयारी कर रहा था। वह दिल्ली पहुंचता उसके पूर्व ही बीजापुर में ही मोहम्मद मुअज्जम आ जाता है, यानी बहादुर शाह प्रथम आ जाता है और वहां पे उन दोनों का युद्ध होता है। बीजापुर के युद्ध के नाम से दोनों के बीच युद्ध होता है और कामबख्श पराजित होता है। उस पराजय के पश्चात कामबख्श की भी मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम ने हत्या कर दी। उस हत्या के बाद अब वह स्वतंत्र रूप से अपने आप को शासक, दिल्ली का शासक बना दिया और स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली में व्यवहार करने लगा एक शासक के तौर पे। अब उसके बारे में तो हम लोगों ने इतना देखा कि और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हो गया। उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ हमने देख लिया, ठीक है। उस तत्कालीन ये कई बार ऐसे, अभी हम इसको रिवाइज जब करेंगे उसमें बहुत सारी बातें कर लेंगे, अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक उसने अपना शासनकाल चलाया। उसकी प्रमुख नीतियों के बारे में हम लोग, वह शासक बहादुर शाह प्रथम के नाम पर शासक बना 1707 ईस्वी में मुगलिया सल्तनत का दिल्ली पर बादशाह के रूप में। उसकी जो पॉलिसी थी समझौता एवं मेल मिलाप की नीति थी। क्यों समझौता मेल मिलाप की नीति क्यों थी? क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी 65 साल का, वह ज्यादा युद्ध नहीं कर सकता। ज्यादा युद्ध क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे पता है कि अब हम जिस परिवेश में हैं, जिस अवस्था में हैं, यहाँ ज्यादा युद्ध करना, ऑलरेडी अपने भाइयों की उसने हत्या कर रखी है, दो भाइयों की। औरंगजेब के बारे में तो हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, जरा इनके बारे में बात करिए। इन्होंने भी अपने 2 भाइयों की हत्या कर दी। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ऐसा मुस्लिम शासकों के मध्य रहा, बल्कि ऐसे तमाम हिंदू शासकों ने भी अपने बहुत करीबियों की हत्या करी है। जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें काला चिट्ठा खोलेंगे। खैर, तो आप ये देखिए कि मुगलों को जो पतन के जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि यह मेल मिलाप की नीति अपना रहा है, क्योंकि यह बुजुर्ग शासक है। 65 वर्षीय व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो सकता। आप अपनी यंग अवस्था में ही अग्रेशन को अपना सकते हैं। हालांकि यह इतना भी शांत, इतना भी मेल मिलाप और समझौता और मेल मिलाप की नीति अपनाता नहीं था जितना कि इसके आलोचकों ने इसके बारे में कहा है। कैसे, आप आगे देखते हैं। हिंदू सरदारों एवं राजपूतों के प्रति उसने उदारता की नीति अपनाई। सेम चीजें हैं कि अब जब आप अपनी उम्र के उस पड़ाव पे हैं, जब आप पेंशन या मौत की तरफ देख रहे होते हैं, है ना, तब आप उस तरह के अग्रेशन की वाली नीति तो नहीं अपना सकते, मुझे जहां तक लगता है। फिर अब इसने क्या किया कि, लेकिन इसकी गुस्ताखी तो देखिए, इसने क्या किया, आमेर एवं जोधपुर, तत्कालीन समय में उसे मारवाड़ कहा जाता था, आमेर एवं मारवाड़ पर उसने कठोर नियंत्रण रखा। क्यों रखा, कैसे रखा? इसलिए उसने इस कठोरता को रखने के लिए उसने क्या किया, जय सिंह को मारवाड़ के शासक के पद से हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को, उसके छोटे भाई किसको, विजय सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि वह उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। कौन?
विजय सिंह उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेने के बाद अब चूंकि उसके हाथ में लगभग सत्ता आ गई है। ठीक इसी क्रम में मारवाड़ के ही जो तत्कालीन जो राजा थे उनका नाम है अजीत सिंह, वह मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिए। इस प्रकार से जोधपुर यानी मारवाड़ और आमेर दोनों, आमेर मतलब जयपुर और जोधपुर दोनों मुगलों यानी बादशाह बहादुर शाह प्रथम के अधीन आ गया। ठीक, बहादुर शाह प्रथम के अधीन आ गया। मराठों के प्रति उनकी थोड़ी सी ढुलमुल रवैया थी। कभी क्या होते थे, बहुत अग्रेसिव हो जाते थे, कभी बहुत नरम हो जाते थे। उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी मराठा अपने आप में ही लड़ रहे थे, इसलिए उसको लगा कि ज्यादा यहाँ पे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, दो कर उस समय लगाए जाते थे। सरदेश मुखी कर था और दूसरा चौथ, दो प्रकार के कर थे। इन करों में से उसने क्या कहा कि सरदेश मुखी कर को जो है आप लोग वसूलिए, लेकिन चौथ जो है आप लोग वसूल नहीं करेंगे, चौथ हम ही वसूल करेंगे। तो इस तरह से सरदेश मुखी टैक्स वसूलने का उन्हें अधिकार दे दिया गया, चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया। तो पूछा जा सकता है यूपीएससी और पीसीएस में कि मराठों को बहादुर शाह प्रथम ने कौन से कर वसूलने के अधिकार दिए। तो आप स्टेटमेंट 1 होगा कि सरदेश मुखी, स्टेटमेंट 2 होगा कि चौथ, स्टेटमेंट 3 होगा कि 1 2 दोनों, स्टेटमेंट 4 होगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, सरदेश मुखी। मराठों को छत्रपति साहू जी, जो छत्रपति जो ओहदा था, जो पद था, वह साहू जी को उसने नहीं माना कि साहू जी मराठों के छत्रपति नहीं है। ठीक है, और क्योंकि मराठे आपस में ही लड़ रहे थे तो बहुत ज्यादा उसको हुआ नहीं उसका। आप ये देखेंगे जब मराठा के इतिहास हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ताराबाई और साहू जी महाराज के बीच में तनातनी चल रही है, युद्ध चल रहा है। और मुगलों के साथ जो सिखों का जो संबंध था थोड़ा ठीक चल रहा था, क्योंकि यह थोड़ा उदार था। तो बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। और लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बाद जो उनका अनुयायी था, उनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। तो वहां पे कुल मिला के कई जगहों पे जो है मुगल भारी पड़ रहे हैं, कई जगह पे सिख भारी पड़ रहे हैं। दोनों के अपने अपने थे, इसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। आप देखेंगे कि सतलुज और यमुना क्षेत्र में सिखों ने अपना, सतलुज और यमुना का जो क्षेत्र है वहां पे सिखों ने अपना दबदबा कायम रखा। जबकि कुछ जगहों पे जैसे लोहगढ़ पे मुगलों का आधिपत्य रहा। तो दोनों का, लोहगढ़ पे इनका आधिपत्य रहा, गंगा और सतलुज और यमुना का जो किनारा है उस जगह पे सिखों का आधिपत्य रहा। तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा किंतु परंतु नहीं हुआ। अपनी अपनी जगह पे इन्होंने फिर आपस में समझौते कर लिए, ठीक है कुछ एरिया में तुम रहो, कुछ एरिया में हम रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो बुंदेला सरदार छत्रसाल हैं, छत्रसाल स्टेडियम है दिल्ली में बना हुआ, इन्होंने बहादुर शाह प्रथम की अधीनता स्वीकार कर लिया। और इस अधीनता को स्वीकार कर लेने के पश्चात यह लगातार जो है हम लोगों ने अब तक देखा, मुगलों का बहादुर शाह प्रथम का जो मुगल बादशाह था उसका राजपूतों के प्रति कैसा व्यवहार रहा, मराठों के प्रति कैसा व्यवहार रहा, है ना, सिखों के प्रति कैसा व्यवहार रहा। और अब देखते हैं छत्रसाल है ना, छत्रसाल जो बुंदेला सरदार था, इसका जो है संबंध, इसने भी मुगलों के प्रति निष्ठा दिखाई और यह भी इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, उनके अधीन रहते हुए अपना कार्य संपादित कर रहा था। इसी क्रम में एक घटना घटती है 1711-12 ईस्वी में। तो आप 1711 ईस्वी ही कह लीजिए। 1711 ईस्वी जेसुआ कैटलार ये कौन थे? डच प्रतिनिधि मंडल के अगुआकार थे। ये कौन थे? जेसुआ कैटलार डच प्रतिनिधि मंडल के प्रतिनिधि हेड थे, ये प्रमुख थे। इन्होंने जाके जो है बहादुर शाह प्रथम से मुलाकात की। कौन? जेसुआ कैटलार। जेसुआ कैटलार
जेसुआ केटलार। 1711 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम से मुलाकात करते हैं। उसके पश्चात 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु के पश्चात अगेन फिर से उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है। ये जो है हम लोग इस बारे में कल चर्चा करेंगे अगले क्लास में। उसके पूर्व हम एक बार फिर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आसानी हो समझने में। और आज का जो हमने टॉपिक लिया था उसमें क्या था कि औरंगजेब मृत्यु और मुगलों का पतन, है ना। तो आप देखेंगे औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 यानी कि 49 वर्ष का शासनकाल था। इसने अपनी यात्रा की शुरुआत कहाँ से करी? सामूगढ़ के युद्ध से। सामूगढ़ के युद्ध 1658 ईस्वी में हुई थी, सामूगढ़ के युद्ध। और इसमें दारा शिकोह और औरंगजेब मुराद एक तरफ थे, दारा शिकोह एक तरफ था। तो इन दोनों ने इसकी मिलकर हत्या कर दी और औरंगजेब अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया, दिल्ली का शासक बने। 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व इसकी मृत्यु के बाद इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्रों में उत्तराधिकारी तो शुरू हो जाता है। उत्तराधिकार से पूर्व हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था जिसकी हमने चर्चा कर दिया। वह क्या था कि जहांगीर के दरबार में 4 प्रमुख यूरोपीय कौन कौन से आए थे? तो नंबर 1 विलियम हॉकिंस, नंबर 2 ये इसी क्रम में याद रखें आप लोग, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मृत्यु कहाँ हुई? अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में। उसके बाद जो है इसकी मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 को। उसके बाद 3 मार्च 1707 को ही उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है। उत्तराधिकारी युद्ध में कौन कौन थे? मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श। और यहाँ पे इसकी मृत्यु होती है अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद एक उसका लड़का था मोहम्मद आजम, जो बीजापुर में था। बीजापुर से ये वापस इधर आता है, इसके पास शीघ्रता से पहुंच जाता है। अहमदनगर में क्या क्या करता है? इसका अंतिम संस्कार करता है, अमीरों से मिलकर अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। इसमें इसकी सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी वजीर असद खां। असद खां जो है औरंगजेब का भी वजीर था। इसके बाद जो है इसके तीनों पुत्र जो है, अब एक लड़का इसका और था मोहम्मद मुअज्जम। मोहम्मद मुअज्जम कहाँ था? पेशावर में। पेशावर से ये आगरा का आता है। आगरा आने से पूर्व एक जगह है पुले शाहदौला में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। उसके बाद आगरा आता है। आगरा में आने के पश्चात जो है इसने आगरा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे सामूगढ़ के करीब जजाऊ नामक एक जगह था, तो इसलिए इस युद्ध को जजाऊ का युद्ध कहा जाता है। जजाऊ के युद्ध में मोहम्मद आजम और मुअज्जम के बीच युद्ध होता है। मुअज्जम आजम की हत्या कर देता है, विजयी हो जाता है। इस प्रकार से 1707 ईस्वी में 12 जून 1707 ईस्वी को अपने आप को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया फिर से, ठीक है, फिर से घोषित कर देता है और अपना राज करने लग जाता है। फिर 2 साल के बाद इसका भाई कामबख्श जो है हैदराबाद और गुलबर्गा को जीत कर अपने आप को पूरे भारत का बादशाह घोषित कर दिया, जिससे गुस्सा होकर यह दिल्ली से यह मतलब बहादुर शाह प्रथम 13 जून 1709 ईस्वी को बीजापुर पहुंचकर कामबख्श की हत्या कर देता है। तो इस युद्ध को क्या कहा जाता है? बीजापुर का युद्ध। बीजापुर में उसकी हत्या कर देता है और स्वतंत्रता पूर्व अपना शासन प्रारंभ करता है। इसके बाद इसने जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से फिर से जो है अपना यात्रा को आगे रखा और हिंदू सरदारों एवं राजपूतों के प्रति इसने जो है उदारता की नीति अपनाई, क्योंकि बुजुर्ग था, हमने बताया। और उसने आमेर एवं जोधपुर को अपने अधीन रखा। जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को गद्दी पर बैठाया। मारवाड़ के अजीत सिंह को अपने अधीन किया। फिर मराठों के प्रति इसकी ढुलमुल रवैया रही, कभी बहुत अग्रेसिव हो जाता और कभी बहुत ढुलमुल हो जाता। इसलिए उसने इसका परिणाम यह हुआ कि सरदेश मुखी का उसने आदेश दे दिया कि सरदेश मुखी टैक्स तुम लोग वसूलो और चौथ हम वसूलेंगे। मराठों को जो छत्रपति का जो ओहदा था उसने साहू जी को छत्रपति नहीं माना।
और क्यों नहीं माना, क्योंकि वो सब आपस में ही लड़ रहे थे। ताराबाई और लेडी साहू जी से लड़ती रहती थी और उसके गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छे संबंध थे, किंतु उनका अनुयायी जो बंदा बहादुर था उससे अच्छे संबंध नहीं रहे बहादुर शाह जफर के, और उनने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि लाहौगढ़ नामक स्थान पे मुगलों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया और सतलुज एवं जो यमुना का मैदान है उस एरिया में सिखों ने अपना दबदबा कायम रखा। इस प्रकार से दोनों के बीच में टसन तो बना रहा, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में वो लोग अपने अपने काम करते रहे। इसके बाद बुंदेला सरदार छत्रसाल इनके मतलब मुगलों के प्रति निष्ठावान बने रहे। 1711 ईस्वी में डच प्रतिनिधि जेसुआ कैटलार के नेतृत्व में उनके एक दल आया जो प्रचार प्रसार की अनुमति मांगा और अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। 1712 ईस्वी में इसकी मतलब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और फिर से उत्तराधिकार युद्ध यानी आपस में गद्दी के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। अब किसके किसके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने राय जरूर दीजिए ताकि हम और बेहतर करने की कोशिश कर सकें। जय हिंद, जय भारत।